नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज रफ्तार तो है, लेकिन रफ्तार कुछ अलग तरह से है। रफ्तार इस तरह की है कि आज रिलायंस एक तरफा तेजी दिखा रहा है और अकेला बाजार को संभाल रहा है हैवी वेट में। और दूसरी तरफ अगर आप बाजार को देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी पार्टिसिपेशन थोड़ा बड़ा है। एडवांस डिक्लाइन करीब करीब एडवांसेस के फेवर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो पहले स्थिति थी फर्स्ट हाफ में उसके कंपैरिजन में एडवांसेस सिचुएशन पहले से बेटर हुई है। तो पहले तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको रिलायंस ही दिखाई पड़ेगा जो कि एक तरफा दम भर रहा है बाजार में। निफ्टी करीब करीब 1.5% ऊपर है, 300 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है और इन 300 अंकों की तेजी में अकेला 125 अंकों का कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। फिर बारी आती है सेंसेक्स की, करीब 1072 अंकों की तेजी यहां पर है। निफ्टी बैंक 887 अंक ऊपर है, 1.5% का उछाल यहां पर। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1-1.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन 1500 शेयर तेजी में है, 952 शेयरों में सो फार बिकवाली देखने को मिल रही है। तो इस तरह की स्थितियों में मार्केट कामकाज कर रहा है। आज फार्मा का दिन है, एनर्जी का दिन है और पीएसयू बैंक का दिन है जहां पर खरीदारी है। ब्रॉडर सेक्टर में आज डिफेंस थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और जानकार मौजूद हैं जो कि जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करने वाले हैं खास तौर से कि किस तरह से मार्केट्स को रीड किया जाए और किस तरह की सिचुएशंस मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। और आमतौर पे हम मार्केट्स पे जब बातचीत करते हैं तो हमारे साथ रोज़ पुराने गेस्ट होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक नए गेस्ट मौजूद हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ साथ उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर सर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू चाहूँगा क्योंकि बाजार में आज खरीदारी है रिलायंस के दम पर और पीएसयू बैंक्स के दम पर, लेकिन अदरवाइज आप मार्केट्स को कैसे रीड कर रहे हो? प्रदीप जी शायद संपर्क टूट गया है। चले जरा गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहाँ पर आज खरीदारी है, कहाँ पर बिकवाली है। तो आज पहले निफ्टी के टॉप गेनर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रिलायंस से आज तेजी है, पूरा रिलायंस ही एक तरफा तेजी मार्केट में दिखा रहा है। देन कम्स बीईएल, सन फार्मा और जेएसडब्ल्यू स्टील जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बिकवाली वाली साइड पर अगर कुछ नामों की बात की जाए तो आज बिकवाली है श्रीराम फाइनेंस में, इटर्नल में यानी कि जोमैटो में, बजाज फाइनेंस में और एचसीएल टेक में। इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस लगातार दूसरा दिन तीसरा दिन जबकि बिकवाली देखने को मिल रही है और एचसीएल टेक में भी आज थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज मिड कैप में जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पहला नाम है कोचिन शिपयार्ड का, भारत डायनेमिक्स का, मैसगांव डॉक का और लुपिन का, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज बिकवाली जिन शेयरों में उसमें मोतीलाल ओसवाल है, एम्फेसिस है, एल&टी फाइनेंस है और एम&एम फाइनेंस है जहां पर बिकवाली। तो पूरा एनबीएफसी स्पेस जैसे श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें गार्डन रीच है, डेटा पैटर्न है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है और महानगर गैस है जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। और बिकवाली वाली साइड पर आज जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें कुछ नामों की अगर बात किया तो सबसे ज़्यादा प्रेशर स्मॉल कैप में जहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो है तेजस नेटवर्क। खराब नंबर्स, खराब ऑर्डर बुक, खराब आउटलुक, उसका इम्पैक्ट आरके फोर्जिंग जहां पर कंपनी की एक इन्वेंट्रीज को लेकर डिस्क्रिपेंसी मिली है, 10% के आसपास का डिस्क्रिपेंसी, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 5 स्टार फाइनेंस और डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ नाम जहां पर आज खरीदारी या बिकवाली देखने को मिल रही है। अब प्रदीप जी से बातचीत कर लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं मार्केट्स को लेकर। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू चाहूंगा कि बाजार में आप किस तरह से अभी अपनी पोजीशंस को देख रहे हैं, खास तौर से जब एक तरफा सपोर्ट है रिलायंस का और पीएसयू बैंक का। प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद प्रदीप जी संपर्क आज हो नहीं पा रहा है, दोबारा इनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। किस तरह की सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। जनाब वापस आते हैं मार्केट से कुछ की डेटा के ऊपर। खास तौर से पहले एफआईआई की खरीदारी 2952 करोड़ रुपए के आसपास की देखने को मिली है लास्ट सत्र में, और रफली ये 10वां सत्र है, इनफैक्ट 8वां सत्र है जबकि एफआईआई की तरफ से खरीदारी है। प्रदीप जी आप सुन पा रहे हो क्या? हाँ जी सर। जी नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार सर।
प्रदीप जी, पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा, क्योंकि आज बाजार में खरीदारी तो है और खरीदारी का जो पूरा दारोमदार है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और पीएसयू बैंक्स पर। आप क्या रीड कर रहे हो मार्केट्स में, निफ्टी बैंक में? डेफिनेटली सर, देखिए मार्केट तो बहुत से नीचे था, उसके बाद हमने देखा मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया। तो बेसिकली अभी 24,330 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा कि 23,800 के आसपास एक सपोर्ट था, वहां से मार्केट अभी बाउंस बैक कर चुका है। तो मुझे लगता है ये जो रैली अभी चल रहा है मार्केट में, ये कंटिन्यू रहेंगे और 24,800 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज मुझे निफ्टी लगता है कमिंग डेज में, क्योंकि जितने भी डोनाल्ड ट्रम्प के न्यूज थे एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग लाइक ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। और जब तक मार्केट में ऐसा कुछ भी चीज जो अनप्रेडिक्टेड है नहीं आता है कुछ, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। ओके, तो प्रदीप सर, निफ्टी बैंक को लेकर व्यू क्या है? क्योंकि वहां पर कंपैरेटिवली सिचुएशन पीएसयू बैंक की स्ट्रेंथ में है, प्राइवेट बैंक बैकफुट पर है, वहां आप क्या रीड कर रहे हो? देखिए निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे कंपेयर टू निफ्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ। क्योंकि इस केस में क्या है, देखिए अभी 55,480 के अराउंड ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी। तो अभी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक आप देखेंगे ऑल टाइम नियर से हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो मैं बैंक निफ्टी को ज्यादा पॉजिटिवली देखता हूँ, क्योंकि जो आरबीआई का रेट कार्ड भी हुआ था 25 बेसिस पॉइंट पे लास्ट टाइम, उसके बाद अब देखिए कंटिन्यूअसली जो जैसे ही मार्केट में एक बेसिकली रेपो रेट कार्ड होता है, उस टाइम पे बाद में 2 से 3, 4 महीना, 6 महीना बाद लिक्विडिटी बूस्टिंग होता है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी बहुत नीचे आया था और बहुत टाइम से एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक चला नहीं था। तो कंपेयर टू निफ्टी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी से हाई पोटेंशियल है। अभी 55,450 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा नियर टर्म में एटलीस्ट ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको बैंकिंग साइड पर दिखाई पड़ेगी कंपेरेटिवली, अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो। चलिए अब जरा प्रदीप सर से सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू किया जाए, दर्शकों के सवालों को भी हम शामिल करें। लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, प्रदीप सर से कोई भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आपको तरीका ऑन स्क्रीन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर जुड़ सकते हैं, यानी कि आप व्हाट्सएप नंबर 9311121874 इस व्हाट्सएप पे अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ साथ money9query@tv9.com पर अपना ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। पहला सवाल जो आया है वो है अभिषेक अदानिया साहब का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर। 28 शेयर है और 1244 रुपये के दाम पर खरीदारी है। प्रदीप सर, क्या राय रखते हो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे? आज का स्टार परफॉर्मर है और वापस बहुत समय बाद उठा है, अब क्या करें? प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, शायद संपर्क टूट रहा है इनका बार बार, आगे भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आज चला है क्योंकि नंबर्स आए हैं और नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़े हैं। एक बार नंबर्स भी अगर रेडी हैं डॉक्टर साहब तो स्क्रीन पर लेकर आइए। नंबर्स के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस क्वार्टर के अंदर जो मुनाफे का नंबर दिया है उसमें करीब 18,540 करोड़ से बढ़ के 19,407 करोड़ रुपए ये मुनाफे का नंबर आया है। 17,832 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से कहीं ज़्यादा बेटर ये नंबर है। आय फ्रंट पर करीब 2,61,000 करोड़ का एक आय का नंबर आया है, जो अनुमान था 2,37,000 करोड़ रुपए का, यानी कि उससे भी अनुमान से बेटर बीट है यहाँ पर भी। और इबिटा फ्रंट पर भी करीब 42,742 करोड़ रुपए के आसपास का एक अनुमान था और करीब 43,832 करोड़ रुपए का एक इबिटा का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। सो अनुमान एबिटा से अभी अनुमान से बेटर के साइड पे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इसके अलावा अगर कुछ और इंटरनल डिटेल्स की बात किया तो मार्जिन फ्रंट पर भी मार्जिन घटा ज़रूर है, करीब 16.8% के आसपास के मार्जिन आए, जो बाजार अनुमान लगा रहा था करीब 18% के आसपास आने का, लेकिन 18.2% से घटकर आया है। और एनसीडीज़ करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास के एनसीडीज़ के जरिए रकम जुटाने की योजना है। 5.5 रुपये पर शेयर के आसपास का एक डिविडेंड कंपनी ने घोषित भी किया है। प्रदीप सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या राय आपकी इसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, am I audible right now? कंप्लीटली ऑडिबल सर। प्रदीप सर, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि अभी पॉजिटिव भी होने वाला है। am I audible सर? यस सर, यू आर ऑडिबल बट विद सम फ्लिकरिंग, आपका इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं। देखिए अभी जो
13 थोड़ा इशू हो रहा है। जी, आप कंटिन्यू करिए सर अपनी बात को। प्रदीप सर, आप सुन पा रहे हो? चलिए, फिर से शायद उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करीब करीब 1366 रुपये के जोन्स में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक है, और पुल बैक की वजह भी कंपनी की अर्निंग्स है, प्लस एक अच्छी वैल्यू है। एक बहुत लंबे अंतराल से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक डीप वैल्यू के अंदर कामकाज कर रहा है। करीब 26 साढ़े 26 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो भी आज की 5% की तेज़ी के बाद। अदरवाइज ये स्टॉक करीब करीब 22 से 23 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा था। 18.5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप कंपनी ने आज अचीव की है। 1115 1120 के आसपास के लोज हाल ही में इस कंपनी ने हिट किए थे, और वहाँ से रफली अब 1366 के आसपास पहुँच चुके हैं। यानी करीब करीब निचले 100 से 200 से 250 अंकों के आसपास की रिकवरी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। सो लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक है नंबर्स के लिहाज से। इनफैक्ट जिस तरह का इसमें कम बैक है, एक बहुत 10 साल के बाद रिलायंस ने लास्ट ईयर में एक ऐसा साल निकाला था जबकि नेगेटिव रिटर्न दिया था। अब इस साल देखते हैं किस तरह के रिटर्न आते हैं, लेकिन सो फार जो कंपनी की सिचुएशन है वो नंबर्स के लिहाज से अनुमान से बेटर है। हालांकि जीडीआर में करीब 1.5% के आसपास का ड्रॉप था, लेकिन अदरवाइज स्टॉक में एक रिएक्शन अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ा। और इन नंबर्स के बाद जो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस थे, उन्होंने भी इसको एक लेकर एक पॉजिटिव ही यहाँ पर व्यू रखा था। CLSA के 1650 के टारगेट थे, और नमूरा एंड ऑल के भी इसी तरह के टारगेट थे। प्रदीप सर, आपसे वैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए फ़ोन पे ही आप हमारे साथ रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर आपकी राय क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी सर, क्योंकि आज थोड़ा इंटरनेट का इश्यू चल रहा है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री को लेते बेसिकली अभी 1360 के ऊपर आया है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया है रिलायंस इंडस्ट्री में, वो है 1320 के ऊपर। और रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर भी हमने मनी 9 पे बहुत पहले भी व्यू दिया था। ऑलमोस्ट उस टाइम पे 1200 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। तो मुझे लगता है ये जो एक ब्रेकडाउन आया था 1400 के नीचे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जल्दी टारगेट आने वाला है 1395। और एक बार अगर 1395 के ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में एक बार बहुत जल्दी हमको 1450 से 1500 के तरफ देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। तो आगे 13 साढ़े 1300 रुपये के आसपास ऑलरेडी स्टॉक चल भी रहा है। सो इनफैक्ट हो सकता है यहाँ पे एक अच्छे अपसाइड्स और खुलते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा एक सवाल आया है अंबर सिंघा साहब का। ये पूछ रहे हैं कि NBFC सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। L&T फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, M&M फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, कोई नाम जो आपको सही लग रहा हो? देखिए सर, ये सारे स्टॉक से मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस एक स्टॉक होगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि आप देखिए बजाज फाइनेंस का जो वीकली अगर चार्ट हम देखते हैं, केस में जो ब्रेक इवन चल रहा था बहुत टाइम से, कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट 8500 8400 के जोन पे। तो ऑलमोस्ट लास्ट 2.5 साल 3 साल के बाद एक बार ब्रेकआउट आया है बजाज फाइनेंस पे। तो मुझे लगता है कि अगर उनके पास एक बार मिनिमम 6 से 8 महीने का व्यू होना सर, तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस करंट लेवल पे बाइंग हो सकता है। और इस केस में मैं यहाँ से फ्रेश 20 से 25% आप मूवमेंट देखता हूँ बजाज फाइनेंस को लेकर। ओके, तो 20 से 25% का मूव यहाँ आ सकता है। वैसे भी बजाज फाइनेंस में गोइंग फॉरवर्ड एक एडजस्टमेंट, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट पेंडिंग है, सो उसके लिहाज से भी आप इसके ऊपर अदरवाइज नज़र रखिएगा। रेनू सिंघल जी पूछ रही हैं कि आयरेडा में क्या करना चाहिए। इनकी बाइंग प्राइस 224 रुपये के आसपास है, 80 शेयर हैं, और कुछ दिन पहले नंबर्स भी आए थे, नंबर्स पे रिएक्शन भी था। अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सर, यहाँ पे अभी 168 के आसपास ट्रेड हो रहा है, एंड मुझे लगता है कि ऑलरेडी नीचे जो बॉटम था ना, वो एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। एंड ये बॉटम कंप्लीट होने के बाद अभी एक फ्रेश बाउंस बैक आना बाकी है। जैसे कि आपको भी पता है, मार्केट पे एक तरफा चलेगा नहीं। तो अभी जो एक मोमेंटम चल रहा है, जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश भी उनका बाइंग करने का कुछ प्लान है, तो इस लेवल पे फ्रेश भी रिकमेंडेशन मेरा रहेगा। कमिंग फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट होने वाला है। इनफैक्ट ओवरऑल सेक्टर वाइज एक करेक्शन आया है, तो इसलिए नीचे आया था। तो अभी आप फिलहाल तो बने रहिए एंड रिव्यू द सिचुएशन। इसके अलावा एक सवाल आया है BEL को लेके। करीब करीब इनके 126% प्रॉफिट है अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में। 135 रुपये के दाम पे इन्होंने शेयर खरीदे थे। आज वैसे भी डिफेंस में खरीदारी है। सो आप क्या सजेस्ट करोगे? क्या अपना कैपिटल लेकर निकल जाएं, बने रहें, क्या करें?
देखिए मुझे जो लगता है सर पर्टिकुलर इस काउंटर को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे डिफेंस काउंटर जो भी है, डिफेंस काउंटर के अंदर बेल एक ऐसा स्टॉक है यहाँ पे बहुत टाइम से एक बाइंग ऑलरेडी लास्ट 3 से 4 साल में कंटिन्यू हुआ है, और अभी जो 300 के ऊपर से ट्रेड चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 340 का और सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 380 का। और क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम भी चल रहा है, आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो जितने भी ज्यादा ये चीज और चलेंगे, मुझे लगता है कमिंग डेज में डिफेंस सेक्टर और इसमें बेल बहुत ही लंबे रेस का घोड़ा होने वाला है, और फंडामेंटल टेक्निकल दोनों लेवल भी बहुत अच्छा है। तो BEL आप बने रहिए, फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल वैसे ही बेटर हैं, और जैसे जैसे टेंशन एस्केलेट होती हैं हो सकता है डिफेंस में थोड़ी और जो सिचुएशन है बढ़ते हुए दिखाई पड़े। एक सवाल है सर NRB बियरिंग को लेकर, 350 शेयर हैं, 270 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इसमें हाल में ही एक दोनों फैमिलीज़ के डिस्प्यूट रिजॉल्व हुए हैं, जिसके चलते इनकी शेयर होल्डिंग में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, कुछ प्लेज भी है, कुछ अदरवाइज खरीद फरोख्त भी हुई है। आप क्या राय रखते हो NRB बियरिंग को लेके? देखिए सर, रिसेंटली में एक ब्रेक डाउन आया था, तो ब्रेक डाउन के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ, और 200 वीकली जो एक सपोर्ट था मूविंग एवरेज का 212 के आसपास था, तो वहां से फिर से बाउंस बैक करते करते ऊपर आ रहा है। 235 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही 235 क्रॉस करेगा उसके बाद ही यहाँ पे कुछ मोमेंटम आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिलहाल ये जो बॉटम हुआ है कंफर्म हुआ है कि नहीं, इसके लिए भी हमें एक बार मंथली बेसिस पे वेट करना पड़ेगा, और फंडामेंटल भी डेटा उतना स्ट्रांग नहीं, तो मुझे लगता है जिनके पास है आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 212 का, तो 212 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। तो 212 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और अपनी पोजीशन में बने रहिए। 235 निकलने के बाद यहाँ पर हो सकता है और ज़्यादा तेज़ी फर्दर एग्रीवेट होते हुए दिखाई पड़े, तो बेटर यही है कि अभी तो आप बने रहिए, 212 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा। इसके अलावा एक के पुरवाल साहब का सवाल आया है, ये RBL बैंक के ऊपर आपकी राय जानना चाहते हैं, और आज शॉर्ट कवरिंग भी है RBL बैंक में नंबर्स के बाद। नंबर्स तो बहुत ही ख़राब थे, लेकिन शेयर में रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर है। आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए RBL बैंक पे 200 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है, और आज तो सर 11% के आसपास भी एक पॉजिटिव मूवमेंट भी आया है। मुझे लगता है ये जो मूव है ये फॉलो अप बाइंग यहाँ पे रहना चाहिए, और 220 तक ये कंटिन्यू होगा। तो 220 222 पे एक रेजिस्टेंस है, तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है तो 220 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 220 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में आपको एक बार 250 से लेके 2 आते हुए दिखेंगे। तो अभी तो आप बने रहिए, 220 इन केस निकल जाए तो ज़्यादा तेज़ी और एग्रीवेट हो सकती है, सो बेटर के लिए बने रहना ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार घुमन साहब का सवाल है, इनके पास SBI के शेयर हैं, 755 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है, और ये बहुत समय से चला नहीं, अब थोड़ा थोड़ा पिकअप आना शुरू हुआ है। आप क्या करना चाहोगे इसमें? देखिए स्टेट बैंक ये में नंबर 1 बैंक है, 80-20 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और लगातार आप देखेंगे कि लास्ट 5 साल 10 साल में सर इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। सो अभी बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी था, तो कुछ दिन पहले जो मार्केट नीचे आया था, अभी 820 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक बार 840 से लेके 850 तक आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट इतना भी जल्दी नहीं भागेगा। हाँ फिलहाल वो तो सही है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, अगर एक बार आपको यहाँ से मिनिमम 30 से 40 रुपीज कभी भी डाउन मिलता है तो उस केस में आप फ्रेश बाइंग कीजिए, और जिनके पास है आप होल्ड करके रखिए। नो डाउट PSU में नंबर 1 बैंक है, होल्ड करना चला रहेगा। तो बने रहना ज़्यादा बेहतर, वैसे भी ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको आप ट्रेडिंग के लिहाज से ना देखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन बने रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक सवाल हमारे रेगुलर दर्शक साईं प्रवीण साहब की तरफ से आया है, इन्होंने टाटा टेक को लेकर एक सवाल पूछा। प्रदीप सर, नंबर्स आए हैं टाटा टेक के, नंबर्स तो YOY Q-on-Q दोनों ही आधार पे फ्लैट थे, लेकिन क्योंकि बाजार ऑलरेडी बहुत हद तक बिकवाली दिखा चुका है, सो आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें अब? देखिए टाटा टेक IPO के बाद आप देखेंगे कि लगातार डाउन ही हुआ है, और इन्वेस्टर को एक्चुअल में पैसा बना के नहीं दिया है। तो पैसा बना के नहीं दिया है, इसलिए अभी ना मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा फ्रेश। और देखिए बहुत टाइम से नीचे आ रहा है टाटा टेक, और अभी तो देखिए नीचे बॉटम बनाया, और मेरा ना जैसे सर कोई नया IPO वाला स्टॉक आता है, मेरा एक IPO हाई स्ट्रैटेजी करके स्ट्रैटेजी रहता है, मैं वहाँ पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो एक बार वेट करना बेटर रहेगा, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन अभी भी 700 के आसपास ट्रेड हो रहा है,
तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे पहले जो आईपीओ हाई था उसके बाद अब एंट्री करेंगे तो बेटर रहेगा। फ्रेश खरीदारी का कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं करूंगा अभी। नहीं तो आपके आईपीओ हाई स्ट्रेटेजी क्या है प्रदीप जी? सर आईपीओ हाई स्ट्रेटेजी मतलब अगर कोई भी स्टॉक आईपीओ दिन का जो हाई है, अगर उस आईपीओ हाई के बाद सर्वाइव कर रहा है तो देन मैं उसमें बुलिश रहूंगा। अदरवाइज क्या होता है, मान लो आप दुबई जाना चाहते हो तो अगर हम नियर मुंबई एयरपोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो हम तो दुबई नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो ऐसे ही सर आईपीओ डे का जो हाई था वो हाई अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो उस केस में जो स्टॉक है मल्टीबैगर हो ही नहीं सकता। तो इस केस में मैं थोड़ा एक बार वेट करूंगा, क्योंकि जैसे ही आईपीओ आया था ना उस टाइम पे मैंने बता दिया था कि स्टॉक पे अभी बाई नहीं करना है और 1150 के आसपास हमने एग्जिट भी करा दिया था उस टाइम पे। उसके बाद तो स्टॉक आधा हो गया हुआ सर। तो प्रदीप सर, अगर कोई स्टॉक हाई बनाकर, मान लीजिए किसी ने आप आईपीओ का हाई बना दिया, ब्रीच कर दिया और चल पड़ा, और उसके बाद कुछ सालों बाद वो हाई तोड़ के वापस नीचे आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर डेफिनेटली हमें स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है और ये डिपेंड करेंगे सर फंडामेंटल के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर। जैसे कि अगर मैं सर टाटा टेक्नोलॉजी से मैं बात बोलूं अभी फिलहाल, तो इसमें डेफिनेटली टॉप टू बॉटम हम देखेंगे तो डाउन तो हुआ है, लेकिन बॉटम में भी अच्छा खासा अभी रैली आ रहा है, लेकिन एक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो अगर कोई स्टॉक, जैसे कि आप बोल रहे कि कोई भी स्टॉक जो अपना ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद फिर से नीचे आ रहा है, उस केस में हमें स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। चलिए, तो ये रणनीति खास तौर से रखी गई है उस तरह के निवेशकों के लिए जिससे आईपीओ का हाई नहीं ब्रीच किया, उनसे आप थोड़ा दूर रहिए। अच्छी स्ट्रेटजी, कभी इसके ऊपर आराम से आपसे चर्चा करेंगे। विकास चौहान साहब पूछ रहे हैं कि अदानी विल्मर का क्या करना चाहिए? इनके पास 284 रुपये के दाम पर है, आज थोड़ा बहुत चला भी है शेयर, अभी क्या करें इसमें? देखिए, अदानी ग्रुप का अलग स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अदानी विल्मर एक ऐसा काउंटर है इंटर अदानी ग्रुप ने, जिन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। और मुझे लगता है कि आप अदानी का कोई भी कोई भी कंपनी में रही, अदानी पावर रही, अदानी ग्रीन पे रही, अदानी एनर्जी पे रही, अदानी पोर्ट पे रही, लेकिन अदानी विल्मर ने पैसा बना के नहीं दिया है और इसका जो है फंडामेंटल भी उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। और जो भी न्यूज के चलते जो भी कारण है, अभी बाउंस बैक आया है, हर एक बाउंस में हमें इसको सेल करके जाना है। तो प्रदीप सर, एक बात बताओ, अदानी विल्मर भी वही स्टॉक है, 381 रुपये का इसका ओपनिंग का हाई था, मतलब आईपीओ का जिस दिन खुला था ये आईपीओ 381 रुपये 380 रुपये था। आज भी ये 300 रुपये नहीं पहुंच पाया, स्ट्रगल नहीं कर पाया, हालांकि इसने 800 रुपये भी दिखाए हैं, लेकिन अब इसमें क्या करें? देखिए, बेसिकली इसका फंडामेंटल देखेंगे ना सर, फंडामेंटल बहुत ही खराब हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि जैसे ही अपना हाई तोड़ा था उसके बाद नीचे आ गया था, और देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो 400 के आसपास के, उसके बाद जो एकदम हाई से ऊपर आया था ऑलमोस्ट 630 के ऊपर, उसके बाद लगातार ना 3 से 4 साल में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे मंथली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, सब नेगेटिव ही है। तो इसीलिए ना मुझे एक्चुअल में अदानी विल्मर पसंद नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मनीष गुप्ता जी का एक सवाल आया है श्रीराम फाइनेंस को लेकर। ये नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, 2-4 दिन में काफी करेक्ट भी हुआ श्रीराम फाइनेंस नंबर्स के बाद, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, श्रीराम फाइनेंस जो सर बेसिकली है, मुझे एक्चुअल फंडामेंटल पे अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि लास्ट जो बहुत टाइम से भी नीचे आया था, तो उसके बाद भी ब्रेकआउट हुआ नहीं। तो एक बार वेट कर जाइए ब्रेकआउट का जोन है अभी इमीडिएट लेवल पे, एक बार 650 क्रॉस करेगा तो उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। तो फिलहाल अभी कुछ एंट्री नहीं लेना है यार। तो अभी नहीं, थोड़ा सा आप और समय दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। सोनी कुमारी जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, रेगुलर दर्शक भी हैं। इनके पास टेक्समैको इंफ्रा के शेयर हैं करीब 100 रुपये के दाम पर, और टेक्समैको रेल के शेयर भी हैं 135 रुपये के दाम पे। रेलवेज में पिछले साल एक ड्रीम रन रहा, अब क्या करा जाए? देखिए, टेक्समैको रेल पे सर मुझे लगता है कि अभी 142 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना सर फंडामेंटल पे अगर रेल पे देखेंगे और भी अदर काउंटर है तो वहाँ पे एक बार फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे सर अभी अगर जिनके पास है उनको होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 125 एक लास्ट टाइम बेस बनाया, तो मुझे लगता है वो तोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप अगस्त 2023 भी देखेंगे, वहाँ पे भी एक बार 120 के 122 के आसपास एक सपोर्ट था। तो मुझे लगता है कि 120 ये बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए।
तो आप 125 का एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। और मैं प्रदीप सर, ये टेक्समैको रेल, इसमें क्या करें? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ सर। प्रदीप जी, टेक्समैको रेल। चलिए, शायद फिर से इनसे संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश सर करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं ऑडिबल? प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस 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 सर। तो टेक्समैको रेल को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए टैक्स मैको रेल सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, लाउड एंड क्लियर सर। ओके। सो बेसिकली देखिए टेक्समा को रेल को लेके 142, मैं उसको लेके अभी बात किया, 142 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा देखिए बड़े कंपनी नहीं है, 5600 करोड़ के आसपास कंपनी है, नीट प्रॉफिट 250 करोड़ के आसपास कंपनी है। तो मुझे लगता है एक बार हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना चाहिए, और भी अदर्स काउंटर है रेलवे में, वहां पे फोकस करना चाहिए। ओके। एक भारत प्रजापति साहब का सवाल आया है। इनके पास SJVN के शेयर हैं, करीब 1000 शेयर हैं 90 रुपए के दाम पर। 12 महीने इनका नजरिया है, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए नीचे से एक बेस बना है SGPN में, और इसका भी अगर अगर हम नीट प्रॉफिट देखेंगे, 1000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया लास्ट ईयर में, और 38,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। नो डाउट कंपनी तो एक बॉटम बनाया, लोअर लेवल से अभी हाई भी ऊपर आ रहा है, लेकिन एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना है, वो है 89 के आसपास। तो एक 89 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, एंड यहाँ पे कंटिन्यू आप होल्ड कीजिए। तो 89 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप कंटिन्यूसली होल्ड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा सर, जोमैटो पर, यानी कि जो भी हाल में ही नाम चेंज हुआ इटर्नल में, 275 रुपये के दाम पे खरीदारी है रेणु जी की। आप क्या राय रखते हो जोमैटो को लेके? देखिए मुझे सर जोमेटो लगता है पर्टिकुलर, देखिए जब आईपीओ आया था, सेम देखिए आईपीओ आने के बाद यहाँ पे नीचे आ गया था। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला सर का आप स्टेटमेंट सुनेंगे, उन्होंने भी बताया था कि जोमेटो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि जोमेटो ऑलमोस्ट 70 रुपये के आसपास भी गिर के आ गया था। तो उस टाइम के बाद जैसे बाउंस बैक हुआ, उस बाउंस बैक के बाद हमने देखा सीधा 300 तक आ गया था। सो अभी एक मार्केट के करेक्शंस बोलो, रिसेंटली कुछ फंडामेंटल पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बुक वैल्यू में कम हुआ था इन लोगों का, इसीलिए अभी लास्ट ईयर में 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया है। 2,20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है 200 के नीचे बहुत खराब होता, लेकिन 200 के नीचे नहीं गया, 200 के ऊपर सरवाइव कर गया। सो जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना है। और जी एक प्रदीप बार जी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 250 जैसे ही क्रॉस करेगा, 270 280 बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। तो एक बार होल्ड करके जाना है जोमेटो को। तो आप अभी तो फिलहाल बने रहिए, और 270 280 तक के जोन्स भी शायद यहाँ पे खुलते हुए वापस दिखाई पड़ सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष जी मौजूद है वाराणसी से। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी, क्या सवाल है हाँ आपका? नमस्कार सर। सर मेरा GRSC पे सवाल है। आपने खरीद रखा है, GRSC खरीदना पे चाहते मैंने, हैं? हाँ नहीं खरीद रखा है सर मैंने। ओके, किस भाव पे? मैंने 2080 के भाव पे सर 20 स्टॉक खरीद रखे हैं। ठीक है, और कितना तो समय सर आप मैं इसे ये दे सकते हो जानना मनीष जी? सर मैं 3 महीने दे सकता हूँ। 3 महीने, ओके। जी सर। तो प्रदीप सर, क्या 3 महीने में, अच्छा एक बात बताइए मनीष जी, आप इसमें क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं? कितना % रिटर्न? सर रिटर्न नहीं, मैं तो अपना कैपिटल ही चाहता हूँ। तो आपने खरीदारी की कब थी मनीष जी इसमें? सर मैं ये सितंबर अक्टूबर में, वही जो एक बूम चल रहा था मार्केट में, उसके पहले ही मैंने ले रखा था। तो मैंने एवरेज करके थोड़ा और डाउन किया था। तो सितंबर से लेके अब तक रफली 6 महीने में आपको सिर्फ कैपिटल ही वापस चाहिए थी, तो आप FD करा देते, उसमें तो एटलीस्ट रिटर्न ज़्यादा आता। तो ये खैर। सर एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना मार्केट की कि ये चीज होने वाली है। देखिए मनीष जी, बाजार है, बाजार का नियम ही उतार चढ़ाव है। अगर इसमें तेजी है तो इसमें मंदी भी है, और ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है। इट इज़ जस्ट कि आपने भाव थोड़ा ऊपर ले लिया है, इट इज़ जस्ट कि आपका समय अवधि कम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं स्टॉक के साथ। अब क्या करना चाहिए इसमें प्रदीप सर? इनके पास गार्डन रीच के शेयर हैं, करीब करीब 20 शेयर हैं, 2080 के दाम पे खरीदारी है, थोड़ा हायर साइड पे ले लिया है स्टॉक को। अब कैपिटल निकालने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन क्या इनको गेन भी मिलेगा? इसमें कितना समय देना पड़ेगा? देखिए मुझे पर्टिकुलर इस सेगमेंट को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जब पूरे सेक्टर नीचे आ रहा था तो उसके चलते नीचे भी आया। अब देखिए अगर इतना खराब होता तो लोअर टाइम पे बेस नहीं बनाता, तो वीकली लेवल पे बेस बनाया और अभी कंसल्टेशन जोन पे है।
मुझे लगता है एक बार 1850 अगर इसके ऊपर सरवाइव करेगा ना, तो उसके बाद जाके बहुत जल्दी हमें 2000, 2200, 2300, 2500 भी आते हुए दिखेंगे। तो पर्टिकुलर इस सेगमेंट को लेके मैं पॉजिटिव भी हूँ। तो जिनके पास है उनको और 8 से 10 महीना मैक्सिमम होल्ड के सलाह रहेंगे। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे उनका जो बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और सर वही होता है कि जब आदमी को लॉस हो जाता है तब वो प्रॉफिट के बाद नहीं सोचता है, तब हमेशा सोचता है कि लॉस कैसे रिकवरी हो जाए। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है यहाँ पे ऑलरेडी बेस बन चुका है, और एक बार 1550 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना है। तो मनीष जी 1550 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए, और ऐसी कोई पैनिक स्टेट नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं। अगर गोइंग फॉरवर्ड डिफेंस की डिमांड इंप्रूव होती है और इन शेयरों में वापस तेज़ी आती है तो आपको गेंस भी आएंगे। सो आप थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस रहिए इसके अंदर। इसके अलावा अब एक सवाल आया है यस बैंक को लेकर। इनके पास 26 रुपये 52 पैसे के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं, करना क्या चाहिए प्रदीप सर इसमें? अब देखिए सर, येस बैंक पे बहुत टाइम से हमने देखा कि डाउनफॉल आया है। एंड जिस टाइम से प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे शायद आपको भी सर याद होगा कि 230 240 था उस टाइम पे प्राइस, और एक ही दिन में 20% 25% नीचे गिर गया था। उस टाइम पे जो राणा कपूर जी थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि येस बैंक एक डायमंड है, और मैं तो क्या, मेरा डॉटर सन में नेक्स्ट 3 जनरेशन येस बैंक को नहीं बेचेंगे, ऐसा भी स्टेटमेंट आया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि येस बैंक के साथ क्या क्या हाल हुआ येस बैंक का। और अभी बहुत बार ऐसा होता है कि एक एक दिन में कुछ कुछ न्यूज के चलते कभी 10%, 15%, 5% ऊपर आ जाता है। मुझे लगता है ये एक पेनी स्टॉक है, अभी यहाँ पे कुछ दम नहीं है। जो स्टॉक 52 वीक हाई दे रहा है, जहां पे पोटेंशियल है, फंडामेंटल टेक्निकल स्टॉक है, इन्वेस्टर्स को वहां पे फोकस करना चाहिए। अगर कभी भी आपको लगता है कि नहीं एक बार एक बाउंस बैक आ गया, तो उस टाइम पे आप यहाँ से एग्जिट करना मेरे लिए बेटर होगा। क्योंकि मेरे लिए तो सर मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करना, वोडाफोन आइडिया पे इन्वेस्ट करना और पीसी ज्वेलर पे इन्वेस्ट करना सेम चीज है। तो इनमें क्यों ऐसा आपको लगता है कि ये तीनों में इन्वेस्ट करना सेम चीज़ है? देखिए एक चीज बेसिकली देखेंगे, वोडाफोन आइडिया के साथ भी सर सेम बात हुआ। जब भी 16-17 के आसपास जाता है उस टाइम पे देखेंगे बहुत अलग अलग एनालिस्ट एंड अलग अलग लोगों से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से पॉजिटिव टारगेट दिया जाता है कि ऊपर आएगा, फिर देखेंगे बाद में नीचे आ जाता है। अब देखेंगे पीसी ज्वेलर के साथ भी क्या हुआ। बेसिकली लोग वही चीज खोजता है जो चीप चीज है, चीपर प्राइस है। लेकिन अल्टीमेटली पैसा सर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे नहीं बनता है। अल्टीमेटली जो लोग फंसे हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग एक होप के साथ यहाँ पे है कि नहीं आज नहीं तो 2 4 5 महीने में यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी एनालिस्ट को सुनने के बाद एक होप में रहता है कि नहीं अगर कुछ बदल गया तो मेरा कुछ पैसा रिकवरी हो सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पे सर साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है जहां पे अभी ग्रोथ है, जो लॉस हो चुका है, जो कंपनी डूब चुका है, या तो ज्यादा जहां पे पोटेंशियल नहीं है वहां पे जाने का कोई मतलब नहीं है। जहां पे ऑलरेडी पोटेंशियल है आप वहां पे जाइए, तो वहां पे जाके आपका एटलीस्ट 10% 20% रिकवरी हो सकता है। लेकिन येस बैंक पे आप फंसे रहेंगे। देखिए लास्ट 3 साल 4 साल में कोई रिटर्न ही नहीं है। लास्ट अब देखिए 2020 के बाद कोई रिटर्न ही नहीं है। जहां पे था वहां से और नीचे आ गया, कभी 25 26, कभी फिर से 17 18 का वही जोन, एक रेंज पे फंसा हुआ है। अगर मुझे येस बैंक लेना है, एटलीस्ट आई नीड ए वीकली क्लोजिंग अबव 30, उसके बाद मैं जाके येस में देख के सोच सकता हूँ। लेकिन फिलहाल इस जोन पे नहीं है। तो प्रदीप सर एक बात बताओ, आपने रिटेल के पार्टिसिपेशन की बात की, सबसे ज़्यादा रिटेल लेके बैठा है यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, पीसी ज्वेलर। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से सबसे ज़्यादा अगर किसी एक कंपनी में रिटेल का पार्टिसिपेशन है पूरे इंडिया में तो वो है टाटा मोटर्स। उसके बारे में आप क्या राय रखते हो? देखिए टाटा मोटर्स फंडामेंटली अच्छे कंपनी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज एंड मार्केट का क्रैश, जो टैरिफ वाला मामला चल रहा था उस टाइम पे, इसीलिए मुझे लगता है जो एक खराब हुआ है रिसेंटली। और टाटा मोटर्स का पैट बहुत ही अच्छा है। अब देखेंगे 30,000 करोड़ के आसपास पैट है, मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2,45,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। प्रोमोटर होल्डिंग भी है 42% के आसपास, प्रोमोटर स्टेक भी है। तो नियर अबाउट ये जो करेक्शन है, मैं इसको हेल्दी करेक्शन मानता हूँ। और शॉर्ट टाइम में एक बार 550 तक आया था, तो वहां से बाउंस बैक अभी कर गया है, रिकवरी हो रहा है। अभी 670 के आसपास भी आ चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जिनके पास नहीं है उनको डेफिनेटली इस प्राइस पे लेना चाहिए। और मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड भी करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 700 क्रॉस करते हुए दिखेंगे। और मार्केट अगर एक बार अगर ठीक हो गया तो एक बार यहाँ पे फिर से आपका जो ऑल टाइम हाई है वो भी आते दिखेंगे। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल टेक्निकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है टाटा मोटर्स के शेयर्स में। ओके। एनटीपीसी ग्रीन पे आज़ाद खान साहब का सवाल है, 108 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है, यहाँ क्या करना चाहिए?
देखिए एनटीपीसी ग्रीन, देखिए एक बॉटम ऑलरेडी बना चुका है, बॉटम बनाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 375 के आसपास। मुझे लगता है क्विकली एनटीपीसी बेसिस पे ग्रीन 370। प्रदीप एनटीपीसी जी। ग्रीन। जी, एनटीपीसी नहीं, ओके, एनटीपीसी ग्रीन। देखिए एनटीपीसी ग्रीन का भी चार्ट सर सेम है। मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी रहेगा। आईपीओ हुआ था, उसके बाद देखिए बस सरवाइव कर नहीं पाया, एक दो हफ्ता भी ठीक से, उसके बाद नीचे आ गया। सो अभी बेसिकली 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बार उनको 100 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 100 के आसपास एक बेस बनाया। और ज्यादा अभी इसमें मैं बुलिश नहीं हूं, क्योंकि चार्ट अभी भी खराब ही है। और मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं सर मोमेंटम के साथ इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ऐसा ही सेम चार्ट स्टार्टिंग हुआ था टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भी। तो मुझे लगता है एक बार उनको 100 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे वेट करना चाहिए। ओके, तो 100 रुपये एक स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। साबिर खान साहब पूछ रहे हैं कि CDSL 1350 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है, 115 शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए सीडीएसएल का सर मोनोपोली है बेसिकली इंडस्ट्री में, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर आप देखेंगे कि फरवरी 2020 में जो ऑल टाइम हाई था, उसके बाद जो ब्रेकआउट आया, उसके बाद चार्ट में बेसिकली एक सैंडविच पैटर्न बनाया वीकली चार्ट में, उसके बाद जाके ऊपर आया। तो अभी मार्केट को जो फॉलिंग हुआ, इसके चलते नीचे आया, नीचे से बेस भी बनाया वीकली लेवल पे, एक 1250 1200 के जोन के आसपास एक बहुत बढ़िया बॉटम बनाया। सो अभी ऊपर आना बहुत बाकी है। मुझे लगता है ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1450, उसके बाद 1500 का जोन दिखेंगे। 1500 के आसपास रेसिस्टेंस है, वहां पे जाके रुकेंगे, लेकिन अभी इसमें होल्ड बरकरार रखना है और कंटिन्यू रहना है। तो बरकरार रखना है और कंटिन्यू करिएगा एटलीस्ट इस पोजीशन को। गौतम ठाकुर साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास SRF है 2700 रुपये का और UPL है 550 रुपये का, इन दोनों के अंदर आप 1 से 2 साल के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं? देखिए एसआरएफ में रिसेंटली एक कंसोलिडेशन पैटर्न वीकली बेस के बाद ब्रेकआउट आया है, और ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं 8 टाइम रेसिस्टेंस क्रॉस करके ब्रेकआउट आया है। तो 3000 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। मुझे लगता है एक न्यू फ्रेश इसका स्टार्ट होने वाला है, मतलब नीला खुला आकाश में जाने के लिए रेडी है एसआरएफ। फंडामेंटल भी बहुत जबरदस्त कंपनी है, 1100 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है, और प्रोमोटर्स के पास भी अच्छे खासा होल्डिंग है। अब इंडस्ट्री भी पी देखेंगे, ज्यादा नहीं है, 29 है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक साथ मैच हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आपके पास नेक्स्ट 8 से 10 महीना टाइम हो, मुझे लगता है यहाँ से 25 से 30% रैली आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे 2022 के बाद, मार्च के बाद रैली नहीं हुआ, और लगातार एक कंसोलिडेशन पैटर्न में था। तो वीकली बेस पे कंसोलिडेशन पैटर्न को क्रॉस करने के बाद एक ब्रेकआउट आया है, यह से फ्रेश 25 से 30% अपसाइड मुझे दिखाई देता है। तो और UPL? देखिए यूपीएल अगर हम देखेंगे, अभी भी इसमें रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया है, लेकिन मुझे लगता है ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक रेसिस्टेंस भी है ऑलमोस्ट यहाँ से 695 के अराउंड। तो अभी जो 677 के आसपास चल रहा है, ये जो रैली है कंटिन्यू हो सकता है, 695 तक जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर कभी भी नीचे गिरा, तो उस टाइम पे यूपीएल थोड़ा नीचे आ सकता है। तो अगर यूपीएल को फ्रेश किसी को बाई करना है, उस टाइम पे रहेगा 640 से लेके 650, उस टाइम पे आप बाई कीजिए, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे मत कीजिए। जिनके पास प्रीवियस पोजीशन है, तो आप होल्ड करके जा सकते हो।